क्या वजन कम करने का ही मतलब होता है कि आप फिट हैं? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? जितना कंफ्यूजन मैं देखती हूँ इस स्पेस में है वो कहीं नहीं है। चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए वेट लॉस में। मैंने कहा ये किसने बोला? वजन और फिटनेस का क्या रिश्ता है? अगर आपका वेस्ट भी बिल्कुल सही है और वेट भी बिल्कुल सही है, इट डजंट मीन दैट यू आर फिट। बहुत सारे ऐसे मिथ है कि भाई घी खाना चाहिए यानी Calorie counting is important, but it is now becoming only one part of your toolbox. Good fat is good for us. Fatness is not good. Bad fats हैं। कई डाइट्स तो हैं जैसे कीटो डाइट आजकल चल रही है, वो तो फैट को ही फोकस करती है। आजकल कीनो आ रहे हैं तो हम कीनो का जूस पी रहे हैं और शुगर्स कहाँ चली जाती हैं उनको पता भी नहीं चलता। एक फीलिंग आ गई है कि हमारा डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, इसलिए हमें डब्बे का प्रोटीन जरूरी है। सबसे बड़ी क्राइसिस, सबसे बड़ा खतरा इस वक्त आपको हम सबके डाइट्स में क्या दिख रहा है? गाँव चाय, में बिस्किट तो रस्क, और ये एक मिथ है कि भैया रस्क, हम बिस्किट नहीं खाते लेकिन रस्क खाते। ये ड्रग बन गया खाना। तो हार्ट डिजीज के आंकड़े, डायबिटीज के आंकड़े भयानक है। तो आप ये कह रहे हैं कि गेहूं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मतलब रोटी? कई बार सुनने में आता है कि हमने तो मिलेट्स शुरू कर दिए, बाजरा ज्वार, शुगर तो कम नहीं हुई। एक रोटी के बराबर आधा कप चावल। वेजिटेरियंस क्या क्या और ज्यादा खा सकते हैं चीज? जरूरी नहीं कि 3 टाइम खाना खाएं, 2 टाइम खाना खाएं। कोई कहता है कि 2 मील्स अच्छे से खा लीजिए, कोई कहता है नहीं हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए। क्या करे इंसान? एक तो थोड़ा सा लोगों को समझा दें इन्फ्लेमेशन क्या है, हाँ। और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है। बिल्कुल। पोहा खाते हो तो मेरा वजन बढ़ जाता है, लेकिन जबकि सारे बचपन में इतना पोहा खाया है। पोहा क्या है मतलब? ठीक है, शुगर कम करें या शुगर बिल्कुल खत्म करें? मैं आपसे पूछना चाहती थी कि शुगर कितना बड़ा विलेन है हमारी लाइफ में? अच्छी नींद, इसका हमारे वेट लॉस पर कितना उल्टा असर पड़ता है? जिस रात नहीं सोएंगे ठीक से 1 किलो तक वेट बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे बासा चावल, अगर आप मतलब एकदम फ्रेश मत खाइए, बासा चावल खाइए अगले दिन, तो वो शायद बेहतर होता है। और जिन लोगों को बहुत जैसे क्रेविंग्स होती हैं और नहीं, तो चाय कॉफ़ी ज़रूर ले लें, दे हेल्प इन क्रेविंग्स। सो नेट व्हाट यू ईट, हाउ मच यू ईट, हाउ यू ईट एंड व्हेन यू ईट। नमस्कार, एक और नया साल आ गया है और हर साल की तरह इस साल भी हम सब लोग अपने अपने रेजोल्यूशंस बनाकर बैठे हुए हैं। आंकड़े कहते हैं कि जो टॉप 3 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं ना, उनमें एक होता है वेट लॉस। हम सब चाहते हैं कि अपना वज़न कम करें, लेकिन आंकड़े ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों का ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन 31 जनवरी आते आते ख़त्म हो जाता है। लोग शायद हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारा ये रेजोल्यूशन इस साल ख़त्म ना हो, पूरे साल चले। अगर हम फिट होना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो हम उस रेजोल्यूशन को अचीव कर सकें, अपने टारगेट को। और क्या वज़न कम करने का ही मतलब होता है कि आप फिट हैं? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये बहुत सारी बातें आज हमें बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट इशी खोसला। इशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू का फॉर हैविंग मी पॉडकास्ट है हमारा। and on a subject which I think touches everybody's heart, जी, whether it is weight, the other spectrum, overweight and underweight. एक उसमें एक जितना confusion मैं देखती हूँ इस स्पेस में है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए कि जो आंकड़े मैं कह रही थी कि टॉप 3 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में होता है कि भाई वज़न कम करना है। और जब भी मेरे इतने 30-35 साल प्रैक्टिस में हैं, अभी भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं सुनने को, जो कहते हैं अच्छा आप ये भी सोचते हैं। अच्छा चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए वेट लॉस में। मैंने कहा ये किसने बोला? लेकिन कुछ ना कुछ इसमें नया अद्भुत आता रहता है। क्या बात है। तो मैं इस मिथ पर तो आपसे ज़रूर आऊँगी, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, क्या फिट होने का मतलब है कि हमेशा वज़न कम होना चाहिए? वज़न और फिटनेस का क्या रिश्ता है? देखिए, दैट इज़ वेट इज़ ओनली अ टूल। हम लोग कहते हैं वेट एंड वेस्ट, अच्छा, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये भी टूल है वेस्ट। अगर आपका वेस्ट भी बिल्कुल सही है और वेट भी बिल्कुल सही है, इट डजंट मीन दैट यू आर फिट। फिटनेस इज़ अ वेरी ग्लोबल वर्ड, इट्स अ वर्ड विच टेल्स यू अबाउट मेंटल, मतलब मानसिक, और फिजिकल और स्पिरिचुअल आपका क्या तालमेल है। आर यू रियली, जिसको WHO की एक डेफिनेशन है, मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड इमोशनली फिट, तो वो लिटरली वही बातें हैं। तो सबसे एक साइन ये और सिंबल, कोई कहते हैं ना एक तरीका, हाउ डू आई नो आई एम फिट, स्वस्थ हैं या फिट हैं? स्वस्थ हैं। एक सिंपल, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, अगर आप सुबह उठें बेड से और आप पॉजिटिव हों, आप अपने दिन को, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे,
आप you are wanting to get out of bed and do a lot of things with good positive energy, and you have the energy and you sleep well, you are in good shape. Chances are you're in good shape. मतलब इट्स ऑल इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट आप स्वस्थ हैं. लेकिन इसके बहुत सारे मार्कर्स हैं. एक अपने आप में ये टूल, अब आजकल तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते. लिटरली यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर. आजकल वही है कि स्वस्थ लोग, अपेरेंटली स्वस्थ लोग, जिनका BMI, जिनका मतलब वज़न, जिनका वेस्ट, जिनका एनर्जी, जिनकी आउटलुक, सोशली सब कुछ बढ़िया है, और आप कहीं ना कहीं वो कैंसर से डायग्नोज हो जाते हैं. हार्ट अटैक भी हो जाता है. हाँ, बहुत फिट लोगों में. तो यही मेरे को लोग, कभी पेशेंट की वजह से वाइफ आई है तो हस्बैंड कहेगा कि मुझे भी करना चाहिए, मैं तो फिट हूँ. तो मैंने कहा भैया ऐसे जज नहीं होता. फिर खुद ही वो कहते हैं कि हाँ मुझे 5 साल पहले हार्ट अटैक तो हुआ था, यू नो, इट वॉज अ सडन अटैक. सो टुडे यू कांट. एंड आई थिंक जो हम देख रहे हैं पोस्ट पैंडमिक, वो एक बहुत ही भयंकर रूप से उसमें ग्रेविटी, उसकी जो है सीरियसनेस हेल्थ पे आई है. मुझे लगता है कोविड के बाद हम सबका ध्यान भी अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा उस तरफ गया है. हाँ, क्योंकि ये वाकई में प्रॉब्लम है. मतलब जो चीज़ें हम अपने वेल मॉनिटर्ड रेगुलेटेड पेशेंट्स को हम उनके आंख देखती थी, जो हम ब्लड वर्क जिसको कहते हैं, वो बदल गया है. वो अननेसेसरी उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, और कुछ चीज़ें जो पहले कंट्रोल में थी वो अब कंट्रोल में नहीं है. वी हैव टू वर्क हार्डर ऑन आवर पेशेंट्स देन बिफोर, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अ फैक्ट. चलिए, तो जैसे आपने भी चाय कॉफ़ी की बात की, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कि भाई घी खाना चाहिए या नहीं. तो आपके हिसाब से पहले तो मैं कहूँगी आप अपने टॉप 3 मिथ्स जो आपको लगता है कि लोगों को इतनी गलत फहमी है कि हर आपके पास जो पेशेंट आता है वो पूछता है उस बारे में, टॉप 3 आप बता दीजिए, फिर हम पूछेंगे अपने टॉप 3 मैं तो 30 बता सकती हूँ. इतने ज़्यादा होते हैं. लेकिन हाँ, एक जो था कैलोरीज़ को लेके, देखिए कैलोरी एक टूल है, अगेन एक फूड को असेस करने का एक मेजर है ना. तो हमने उसको इतनी जल्दी उसको अपनाया और उसी को लागू करते गए कि भैया कैलोरीज अगर ज़्यादा हैं या कम है, उसके हिसाब से हमारा वज़न बढ़ेगा या कम होगा या ठीक रहेगा, है ना. वो बैलेंस चलता था. वो एक ज़माने में वो लागू था, मतलब इट वाज एप्लीकेबल एंड इट वाज वर्किंग फॉर अस. अब इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस. एंड व्हाई? क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो गई हैं चीज़ें. हमारी जो अंदर की जो इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, अंदर का वातावरण, जो हमारी आंतों का वातावरण है, वो एक नई साइंस आई है जिसको अगर हम समझेंगे तो हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि अब कैलोरीज क्यों नहीं काम कर रही. अच्छा, क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि हमारी जो शरीर की जो अंदर जो आंतें हैं, उनकी हेल्थ या इल हेल्थ पर हमारा सब कुछ ही निर्भर है, जिसको गट हेल्थ कहते हैं, उसी पर सब कुछ निर्भर है. वो कैलोरी वो गट में कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, कितनी नहीं हो रही, वो वही डिटर्मिन कर रहा है. एक ज़माने में हम सब की आंतें मुझे लगता है बाय एंड लार्ज ठीक होती थी. तो इसलिए ये एक टूल था. तो कैलोरी काउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नाउ बिकमिंग ओनली वन पार्ट ऑफ योर टूल बॉक्स. इट इज़ नॉट एवरीथिंग. आजकल सब कहते हैं कि जितना आप खाएं, जितनी कैलोरीज कंज्यूम करें, उससे ज़्यादा आप खर्च करें, या तो आप जिम जाएं या दौड़ें. और वो करते करते लोगों का वेट बढ़ रहा है. मतलब वो जिमिंग भी कर रहे हैं, मतलब 800 कैलोरीज कम कर रहे हैं खाने के थ्रू एंड अपनी वर्कआउट के थ्रू, लेकिन मोटापा हिल नहीं रहा या कभी कभी बढ़ता है. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिथ मैं बताना चाहूँगी. और फैट को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम ओबेसिटी की फाइट कर रहे हैं, मोटापे के ऊपर एक जंग लड़ रहे हैं, तो हम फैट हमारे लिए ख़राब है. फैट को लेके हम उसको एक नेगेटिव उसमें ले लेते हैं, जिसमें घी तेल भी आता है. और फैट तो घी तेल सब हिंदुस्तान में तो वही शुरू होता है, सबसे वहीं से शुरू होती है कहानी. तो तेल और घी, अच्छा तेल और अच्छे फैट, चाहे मक्खन घी हो, चाहे कुछ और हो, सरसों का तेल हो, सेसमी ऑयल हो, और आपके जो ऑलिव ऑयल तो है ही, हमारा नेटिव नहीं है लेकिन है, और कोकोनट ऑयल है. उसकी देख के भी हमने एक सबको फैट को एक ही में क्लब कर दिया. गुड फैट इज़ गुड फॉर अस. फैटनेस इज़ नॉट गुड. एक्स्ट्रा फैट एंड द लोकेशन ऑफ द फैट ऑल्सो इज़ नॉट गुड. मतलब जनरलाइज बॉडी फैट और जो हमारा पेट का मोटापा जिसको विसरल फैट कहते हैं, वो भी एक अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है फॉर बीमारी. ठीक है. तो
मतलब लोकेशन ऑफ फैट, थिन फैट पीपल, कई बार जैसे आपने बोला कि देखने से मोटापे का वजन के हम सब कुछ डिटरमिन कर ले, नहीं, जो पेट अगर आपका थोड़ा सा भी बल्जी है, मतलब उसमें फैट है, तो ब्लोटिंग अलग होती है, वो अलग होता है, बट विसरल फैट अपने आप में एक खतरा है। ठीक तो वो एक फैट को लेके अलग अलग उसके पहलू हैं, मतलब फैटनेस, सारा फैट खराब लोकेशन, नहीं है, हाँ। लोकेशन ऑफ द फैट, जनरलाइज्ड फैट, एप्पल जिसको बोलते हैं, एप्पल शेप और पेयर शेप, जो फैट हिप्स में होता है वो इतना इन्फ्लेमेटरी नहीं होता है ना। सो इसलिए लोग फैटनेस कहाँ पे क्या है और कौन सा फैट, खाने की बात करें तो कौन सा फैट, अच्छा फैट, गुड फैट, वो हमको देखना है। बैड फैट्स हैं जिसको हम कहते हैं रिफाइंड ऑयल्स, बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड जो मार्जरीन्स एंड वनस्पति और रीयूज्ड ऑयल, वो फैट्स हमारे लिए डेफिनेटली टॉक्सिक हैं और उनके लिए हमारे पास लिटरली ज़ीरो टॉलरेंस है। वो नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, कम मात्रा में भी ना लें तो बेस्ट है। और बाकी मात्रा, गुड फैट भी बहुत ज़्यादा लेने से भी नुकसान हो सकता है ना। तो इसलिए बट फैट को फियर ना करें अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं। कई डाइट्स तो हैं, जैसे कीटो डाइट आजकल चल रही है, वो तो फैट को ही फोकस करती है, फैट एंड प्रोटीन को बढ़ा के आपका वेट लॉस होता है। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट फैट इज़ नॉट अ बैड वर्ड, इट शुड बी उससे अंडरस्टूड। उतना नहीं डरे जितना। हाँ, और तीसरा मैं, हैं तो बहुत सारे फल को लेके, जूसेस को लेके, जूसेस हेल्दी हैं, आजकल कीनो आ रहे हैं तो हम कीनो का जूस पी रहे हैं और शुगर्स कहाँ चली जाती हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो और फ्रक्टोज अपने आप में एक लिवर फैट को प्रीडिस्पोज करती है। अच्छा। तो वो भी एक टू मच ऑफ फ्रूट, क्योंकि उसको हम हेल्दी मानते हैं और हेल्दी हैं, लेकिन उसकी भी मात्रा एक कॉन्टेक्स्ट में। और तो मुझे जो सबसे ज़्यादा आजकल एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ, एक ओवर फोकस ऑन प्रोटीन। अच्छा। प्रोटीन को लेके बहुत आजकल कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं और एक फीलिंग आ गई है कि हमारा डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, इसलिए हमें डब्बे का प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन पाउडर किसी ने कहीं मैथ्स करी, पहले गलत मैथ्स करी। मैथ्स इसका मतलब आपकी क्या आरडी है, कितना आपको प्रोटीन लेना चाहिए। 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इसका एक पहले चल रहा था, जो मतलब मैं बता रही हूँ आपको, एवोल्यूशन एज अ प्रैक्टिशनर व्हाट आई सी वाज 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। उसको उस मैथ से तो हमारी किसी की भी पूरी नहीं होगी, मतलब डबल ही लिटरली कर दी। तो मतलब जहाँ पे 70 ग्राम होनी चाहिए वो 140 ग्राम बना दिया, और फिर सब लोग कह रहे हैं हमारी डाइट में तो इतना भी नहीं है, तो डब्बे शुरू हो गए। तो ये एक एवोल्यूशन आया है प्रोटीन का। अब वो मैथ्स ठीक कर ली, तब भी वो कह रहे हैं नहीं, अब 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन करो, उसको भी बढ़ा दिया। मतलब कि ये है कि सभी को लग रहा है कि हम प्रोटीन नहीं पूरा खा रहे, और बहुत सभी, मतलब जो भी इस फिटनेस में है, और इसकी वजह से लोग प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो प्रोटीन पाउडर्स बहुत ही प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं। मोस्टली वी कॉल देम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अच्छा। हाँ, तो जिसको हम सब लोग बहुत हेल्दी समझते हैं हाँ, कि प्रोटीन और पाउडर ले रहे हैं। प्रोटीन पे फोकस ज़रूरी है, लेकिन ये इस किस्म का ओवर कॉम्पनसेशन थ्रू दी सप्लीमेंट्स, ये गलत है। हाँ, और हमारी डाइट में रिचा लिटरली जो आम तौर पे जो हमारा फोकस होता है, जो ट्रेडिशनल डाइट जिसको कहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज पर ज़्यादा फोकस है, वो हमारे लिए अब एक रिस्क फैक्टर बन गया है। ठीक है, तो अब अगर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी न्यूट्रिशनल क्राइसिस जो इस वक्त हमारे देश में है, वो चाहे किसी मिथ से जुड़ी हो या किसी चीज़ के ज़्यादा खाने से या किसी को बिल्कुल छोड़ देने से, सबसे बड़ी क्राइसिस, सबसे बड़ा खतरा इस वक्त आपको हम सबके डाइट्स में क्या दिख रहा है? एक तो वेरी रैपिड इंक्रीज जो हम देख रहे हैं, और बहुत तेज़ी से परकुलेट कर रहा है इवन इन द रूरल इन्वायरमेंट, वो है फास्ट फूड्स एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। चाहे आप उसको बिस्किट मानिए, एक छोटी सी एग्जांपल है, गांव में बिस्किट तो रस्क, और ये एक मिथ है कि भैया रस्क, हम बिस्किट नहीं खाते लेकिन रस्क खाते हैं, वो तो मतलब चाय के बिना चाय होती नहीं उसके बिना। सूजी के रस्क, सूजी के रस्क, और वो सारी इतनी प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। है क्या उसके अंदर? शुगर है, मैदा है, या सूजी है, वो भी रिफाइंड है, और ऊपर से वनस्पति, मार्जरीन, जो मैंने अभी बताया आपको, टॉक्सिक फैट है, प्रो इन्फ्लेमेटरी। तो आपकी दिन की शुरुआत ही प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड से होती है। सो यू कांट इवन, और ये चीज़ें अब सिटीज़ में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये अब स्लम्स में, अब रूरल एरियाज़ में भी यही चीज़ खाई जा रही है। तो ये एक बहुत
मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी इजी टू फिक्स ऑल्सो। अगर ये लोग समझें कि भैया ये ज़रूरी नहीं है और ये हमारे लिए हार्मफुल है और हमारी हार्मोन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, मोटापे की तरफ लेके जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है मुझे लगता है। और मार्केटिंग मसल्स ऑफ दिस दी मल्टीनेशनल जायंट्स, उनकी इतनी रीच है कि वो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, कैसे ही इंटाइज करते हैं इनोसेंट लोगों को। और इसीलिए हमारी जो एडोलेसेंट ओबेसिटी है वो मतलब 4 टाइम्स इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कंपेयर टू अडल्ट्स। और इसमें एक कंपोनेंट और है ऋचा, विच इज़, एक तो चलो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस, इट इज़ टॉक्सिक, एक एडिक्टिव कंपोनेंट है। बिस्किट्स वगैरह में बहुत एडिक्टिव है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन करेगा, गट में बिगाड़ेगा, तो हमारे जो हार्मोन्स हैं जो हमारे को उस तरफ गलत तरफ लेके जाते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, और जो अच्छा। अच्छे वाले हैं वो दब जाते हैं। इसीलिए आप अगर डिटॉक्स करते हैं तो आपकी क्रेविंग्स एकदम ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, है ना। आप सभी कहते हैं कि भैया जब ये चीज़ें हटा दी तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें अर्ज ही नहीं हुई खाने की, और वही वापस ले आए, एक बिस्किट ही वापस ले आए, अगले दिन शुगर क्रेविंग होगी, भूख बढ़ेगी, वो सब देखते हैं हम। तो एडिक्टिव कंपोनेंट नेचर ऑफ द फूड के जितनी भी हमारे पास नॉलेज है, आई स्टार्टेड बाय सेइंग कैलोरीज, जितनी नॉलेज होगी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की वो लागू नहीं होगी, क्योंकि ये ड्रग बन गया खाना। तो मतलब आप कह रही हैं कि बिस्किट बिल्कुल भी नहीं खाना नहीं, चाहिए, किसी भी बिस्किट तरह भी के खाइए, बिस्किट? लेकिन बिस्किट के इंग्रेडिएंट्स तो होने चाहिए ना अच्छे, टॉक्सिक चीज़ तो नहीं होने चाहिए ना। आप गुड़ में बना लें, आप सत्तू के बना लें, ट्रेडिशनल जो हमारी चीज़ें हैं, आप और भी बहुत सारे आटे हैं उनको आप एक क्रैकर के मतलब उसके फॉर्म में बना लें। आप गुड़ की पट्टी ले लें, चने वाली ले लें, तो वो अपने आप में एक मतलब क्रिस्प चीज़ है उठाने के लिए, लेकिन बिस्किट नहीं, बट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड फूड, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बनानी है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए तो आपको वनस्पति यूज़ करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप प्रेजर्वेटिव एडिटिव्स करेंगे तो वो भी हार्मफुल है ना। तो इसेंशली मेरा कहने का मतलब है कि आपने पूछा कि सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या चीज़ है, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और हमारा हाइपर फोकस ऑन अनाज। एज अ नेशन वी आर ऑल ग्रेन डिपेंडेंट टू फीड अस। अनाज सबसे सस्ता भी होता है, पेट भी भर जाता है और पसंद भी आता है, और हमारे ब्रेन को भी खुश करता है, मतलब एक प्लेजर जो होता है तो वो गेहूँ भी। हमारे लिए तो गेहूँ है, गेहूँ हाँ। और चावल। हाँ, तो एक जो हमारी अगर एक टाइमलाइंस देखें क्रोनोलॉजिकली, 60s में हमारी गेहूं में बहुत बदलाव आया ग्रीन रेवोल्यूशन में, और वो जब हुआ, वो हमने उसमें जब इंट्रोड्यूस हो गई वो सप्लाई में, तो उसमें सेफ्टी स्टडीज़ तो हुई नहीं, सबने कंज्यूम करनी शुरू कर दी। ठीक है। और उसमें जो इम्यूनोजेनिक, जिसको मतलब बोलते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करा उसने नेगेटिवली, उस डैमेज का जो है इम्पैक्ट वो हम अभी तक भुगत रहे हैं। मतलब 20 साल के बाद से 60s में हुआ, तो 80, 80s में, 90s में मोटापे का होना शुरू हो गया था, थायराइड बनना शुरू हो गया था, कार्डियक डिजीज़ेस होनी शुरू हो गई थी, और हमने जितना उनको कैप करने की कोशिश करी, जितना हमने उसमें लाइफस्टाइल मेजर्स ऐड करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, खाने में कोलेस्ट्रॉल नापें, और ऑल द न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, उतना ही ये तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब ये देखिए, मोटापे के आंकड़े आपको पता है, और हार्ट डिजीज़ के आंकड़े, डायबिटीज़ के आंकड़े भयानक है। तो आप ये ये तो कह रहे हैं मतलब कि ये कि है गेहूं- कि हम लोग समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम लोग उस पे लगाम नहीं लगा पा रहे, क्योंकि कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट चेंजेस आए हमारी जो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स हमारी बॉडी में आए, जिसकी वजह से हम नॉट ओनली वी हैव लॉस्ट आउट ऑन द रेगुलेशन ऑफ द फूड, इट हैज़ ऑल्सो बिकम, मतलब हमारा जो फूड एपेटाइट का रेगुलेशन है वो बिगड़ गया है। तो आप ये कह रही हैं कि गेहूँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मतलब रोटी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन आपको कितना खाना है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स, आप कौन हो अब, और कौन सी गेहूँ, मतलब कि जो जैसे गांव में उगती है उसमें छिड़काव नहीं करते, तो वो अच्छी प्योर गेहूँ, और आपका वातावरण अच्छा हो, आप शुगर वगैरह ना खाएं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड ना खाएं, और चलते फिरते रहें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबकी अलग अलग जीन्स भी हैं। कईयों की जीन्स में ऐसा है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें आपको हो सकता है गेहूँ सूट ही ना करे, और तो पर्सनलाइज्ड
एक अप्रोच चाहिए और एक हमारी अपनी वातावरण में हिंदुस्तान में गेहूं की ऑप्शंस भी तो इतनी है। मतलब मिलेट्स और देखिए दाल के आटे देखिए, बेसन देखिए, काला चना है, ये सब चीज़ें तो हैं ही। और बार्ले भी है, बट बार्ले जिन लोगों को गेहूं से प्रॉब्लम है वो नहीं सूट करती। तो बेसिकली आपको अनाज की सिलेक्शन, कौन सा अनाज और फिर कितनी मात्रा में, पोर्शन, अगर ये हमने बोल दिया कि भाई मिलेट्स खाओ, आजकल सब मिलेट्स चल ही तो रहा है। मिलेट्स चल रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि मिलेट्स में कोई कैलोरीज कम है या कार्बोहाइड्रेट कम है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ और तत्व हैं, सम अदर फिनोलिक कंपाउंड्स, फाइबर है, मोटा अनाज है तो थोड़ा कोर्स फाइबर भी है, और उसमें ग्लूटेन नहीं है, इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए बेटर है। लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट और उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स, एक और एक मतलब एक टूल है हमारे लिए, वो हमारी मोटापे के लिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो वो उतना ही है जितना चावल और गेहूं में है। अच्छा। हाँ, तो कई बार सुनने में आता है कि हमने तो मिलेट्स शुरू कर दिए, बाजरा ज्वार, वो शुगर तो कम नहीं हुई। भाई आपको रोटी की मात्रा भी तो कम करनी पड़ेगी, है ना, और उसको टाइमिंग किस समय ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो समय से भी चलता है आगे, मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम वो इतना एफिशिएंट नहीं रहता। तो और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको गेहूँ अनाज 3 टाइम खाना है, आप सूर्य अस्त से पहले खाएं, और अगर आपको कुछ बीमारी है तो एक ही टाइम खाएं। अच्छा। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट एवरीथिंग मैटर्स। तो एक पैकेज नहीं बना सकते कि भाई आप ये ना अनाज खाएं ये खाएं, फिर उससे भी हमको प्रॉब्लम होती है। चावल जैसे देखो, चावल लोग कहते हैं अच्छा इसमें ग्लूटेन नहीं है तो हम चावल ज़्यादा लेंगे, चावल भी ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम है ना। और एक इसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको बताने की कि एक रोटी के बराबर, एक रोटी के बराबर आधा कप चावल, आधा कप कुक्ड या कुक्ड, ये बना हुआ चावल? ये इतना सा चावल हाँ। एक रोटी के बराबर है। आप बताइए कि आपका पेट भरेगा इससे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? डबल लेंगे, डबल, हाँ। ट्रिपल भी ले सकते हैं। तो वो मोटापा करेगा, क्योंकि आपने कैलोरीज डबल कर दी, कार्बोहाइड्रेट डबल कर दिया। तो चावल भी लें तो उसकी मात्रा पर ध्यान दें। और एक अगर वहाँ आपने जो सवाल पूछा, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि हमारी ग्रेन बेस्ड जो अप्रोच है उसको हमको चेंज करना है। हमको वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स और फैट्स पर फोकस करना है। तो सब्जियां ज़्यादा खाएं। हाँ, तो प्रोटीन सब्जियां ज़्यादा ज़्यादा खाएं। तो पेट भरने के लिए अनाज ना लें, अनलेस आप लेबर हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो। ठीक है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दैट या तो इंडिविजुअली उतना बर्न हो रहा है आपके कैलोरी। हाँ, जैसे हम लोग आपस में बैठ के काम करते हैं, या यू नो द यूजुअल अर्बन सिनारियो, उसमें आपको पेट भरने के लिए अनाज नहीं चाहिए, आपको पेट भरने के लिए सब्जियां चाहिए, अच्छे फैट्स चाहिए और प्रोटीन चाहिए। तो ठीक है। और प्रोटीन सेंट्रिक करिए। we call ourselves vegetarians, but we are not vegetarian. We don't eat vegetables in that quantity as we should be as vegetarians. वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन, क्योंकि हम हमेशा कह दिया जाता है कि भाई नॉन वेजिटेरियंस के पास तो ज़्यादा विकल्प है। हाँ क्या ये सही है, या वेजिटेरियंस क्या क्या और ज़्यादा खा सकते हैं चीज़ें? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वेजिटेरियंस सोचते हैं कि भैया हमको तो सोयाबीन और ये सब तो लेना ही पड़ेगा, डब्बा लेना ही पड़ेगा, हम पनीर तो खा सकते वेजिटेरियन हैं है। शायद, हाँ। तो वो पनीर अब कौन है, सब लोग पनीर नहीं टॉलरेट करते। कई लोग जिनको मोटापे के हम शिकार की बात कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पनीर सूट नहीं करेगा, वो इंसुलिन बढ़ाएगा। मिल्क प्रोटीन इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो वही ना बड़ी दिक्कत है आपको सब तरफ। हाँ। और एक मैं ये बताना चाहूँगी कि सोया के ऊपर इतना प्रोटीन फोकस होता है ना, तो वी ऑलवेज लुक एट सोया एज एंड इट्स अ ग्रेट फूड। सोया बहुत बढ़िया प्रोटीन है, एक ग्रेन है और गुड क्वालिटी भी है। उसमें बहुत बहुत अच्छे फिनोलिक कंपाउंड्स भी हैं, लेकिन वी हैव लॉस्ट टॉलरेंस। जिन लोगों को गेहूं से प्रॉब्लम है वो सोया को भी नहीं टॉलरेट करते। तो ये अनफॉर्चुनेट चेंजेस जो मैंने बताया वो 60s में जो हमारे डाइट में हुए, उससे हम लोगों को अपना बदलाव लाना ही पड़ेगा ऑन आवर ग्रेन चॉइसेस, एंड ग्रेन सेंट्रिक ना रहें, वेजिटेबल्स पर। और इसमें एक बहुत ईजी एग्जाम्पल है, जैसे हम जापानीज़ डाइट देखें, हम लोग जापानीज़ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सीख सकते हैं उनसे, कि उनकी थाली, उनके जो बेंटो बॉक्सेस या उनका जो प्लेट्स होती हैं, उनमें पहले सूप होता है, सब्जियां होती हैं 2-3 किस्म की, और थोड़ा सा इतना सा पोर्शन होगा, इतना सा लिटरली चावल का। अच्छा।
तो हम लोग को भी वही अडेप्ट करना है कि, और ज़रूरी नहीं कि 3 टाइम खाना खाएं, 2 टाइम खाना खाएं, 1 टाइम, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। ये सबके लिए लागू नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा मैसेज है यहाँ पे वो ये है कि अनाज को सही तरीके से चूज़ करें, अनाज की मात्रा कंट्रोल करें, और तीसरा अनाज का समय भी 7 और सूर्य अस्त के बाद ना लें। तो ये सिंपल चीज़ें हैं ना, तो कोई भी कर सकता है, और ये बच्चों के लिए भी लागू हो जाता है, लेकिन बच्चों में थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हैं, वी हैव टू लुक एट थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, और ये सारे शायद हमारे व्यूअर्स भी मानेंगे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील्स, इतने सब डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, हमें पता भी नहीं वो कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन और कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है हमें नहीं पता। तो अब जैसे चल गया था पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग कि आप 12 घंटे, 13 घंटे, 14, 15 तक लोग चले गए थे कि कुछ मत खाइए। एक वो चल रहा है, फिर सुना कि नहीं नहीं नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग से तो हार्ट को नुकसान होता है। कोई कहता है कि 2 मील्स अच्छे से खा लीजिए, कोई कहता है नहीं, हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए। क्या करे इंसान? कन्फ्यूजन है ना, तो वही तो मैं बता रही हूँ। आपने तो फास्टिंग के बाद तो पूरा, आई बीन वॉचिंग इट फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स एज अ प्रैक्टिशनर। पहले कैलोरी काउंटिंग करी, फिर फैट को डेवल बनाया, लो फैट पे आ गए, है ना, और उसके बाद फिर हमने ये कीटो वीटो एटकिंस के डाइट पे आ गए, और जब कुछ नहीं चालू हुआ, सब कुछ फेल हो रहा है, तो उसके बाद फास्टिंग पे आ गए। मतलब खाना ही कम कर दो। So that is also oversimplification. Fasting is a very good tool for the body to heal itself. हिंदुस्तान में मतलब देखिए, हिंदुस्तान में फास्टिंग जो है एक इनहेरेंट हमारी कल्चर में था, अभी भी है, अब वापस आ रहा है। पहले जो नवरात्रों के फास्ट नहीं करते थे, अब आजकल कर रहे हैं। तो फास्टिंग एक टूल है हमारे लिए, एक बॉडी की रीसेट के लिए। एक बॉडी, जैसे आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए भेजते हैं तो एक पॉज हो जाता है, तो एक पॉज है बटन। नेचुरली तो 8 घंटे हम सोते हैं तो फास्टिंग चलती है, लेकिन ये देखा गया है कि हम उसको 8 के 16 करेंगे तो हमारी आंतों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, हाँ, वो जो एक कॉन्सेप्ट है लीकी गट। लीकी गट जो होती है वो जैसे हमने बताया कि कुछ इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, वो हमारी आंतों को लिटरली लीकी बना देती हैं। उसमें जैसे एक कपड़ा है, हमारी गट की जो एक लाइनिंग है वो 1 सेल थिक है, तो समझ लीजिए एक पतला सा चीज़ क्लॉथ, जैसे मलमल का कपड़ा जिसे आप पनीर या दही छानते हैं, तो उसमें टेयर आ गए। वो आते हैं जब कोई ऐसी चीज़ें खाई जाएं, या मतलब कोई दवा हो, या कोई एज के रिलेटेड बहुत और फैक्टर्स होते हैं उसमें, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और फूड, द रॉन्ग फूड, उससे ये लीकी हो जाती है। अब जब ये लीकी हो गई तो इसका ये जो एक प्रोसेस है, ये फूड सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि अनवांटेड चीज़ें हमारी ब्लड में चली गई। जो चीज़ छननी चाहिए थी वो चीज़ नहीं छनी, और वो तो इसीलिए जो हम देख रहे हैं, ग्लूटेन से प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा, दूध से प्रॉब्लम, ये सब अच्छी चीज़ें थी, ये सब हमारी कल्चर में थी, ये तो बहुत प्राइज्ड थी। तो बिकॉज हमारी गट लीकी हो गई, आपको मैंने बताया कि जो मॉडर्न जो वीट है वो इम्यूनोजेनिक है, उसकी वजह से ये जो लीक हुआ, तो उसने ये अब फूड सेंसिटिविटीज़ करके इन्फ्लेमेशन का रूप ले लिया। अच्छा, है ना। आजकल तभी मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एक कैलोरीज पहले काम करती थी, अब वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है। एक मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए लोगों के लिए, हम लोग लगातार इन्फ्लेमेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और आजकल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का भी बहुत चला है। विद्या बालन ने कहा कि उन्होंने अपना सारा वेट लॉस बिना जिम गए किया, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। एक तो थोड़ा सा लोगों को समझा दें इन्फ्लेमेशन क्या है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है। बिल्कुल, तो क्या होता है जब ये गट में ये सब हो रहा है, एक तो हमारी जो कैलोरी जो है अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई जब लीक हुआ, तो समझ लीजिए चोट लग गई हमें। अब जब वो इन्फ्लेमेशन, जब लीकी हो गई और वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, तो एक समझ लीजिए इंजरी, जैसे बॉडी में एक फायर सी हो गई। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो पानी भरता है, वाटर रिटेंशन होती है। आपकी बॉडी एक इंटेलिजेंट मशीनरी है आपको बचाने के लिए। उसमें आप कहीं गिरते हैं, ट्रॉमा हुआ है ना, तो इंजरी हुई, तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ, उसके 1-2 दिन में फूलता चला जाता है ना।
जलता है तभी छाला होता है, तो अंदर भी पानी भरता है। कहीं पे भी सर्जरी होती है तो आपको वहाँ पे एक ड्रेनेज के लिए बैग दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से पानी निकले, तो पानी भरता है बॉडी में। डेली इन्फ्लेमेशन अगर होगी तो वाटर रिटेंशन भी होगी, वेट बढ़ता है। तो एक मात्र अगर आपको ये देखना है कि मेरे को ये फूड सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा, ये मेरे लिए इन्फ्लेमेटरी है या नहीं है, वो आप देख लीजिए उसको हटा के। हाँ, 2-3 दिन नहीं खाइए और फिर उसको, या हफ्ता नहीं खाइए तो बेटर रहेगा। तो अगर आपको सस्पेशन गेहूं पे है तो आपने हटा दिया, एक हफ्ते गेहूं नहीं खाया। हाँ, गेहूं, मक्की और ये सोया वगैरह ना ले, और जैसे आपकी नवरात्रे की डाइट हो गई है ना, वो खाया, और जब उसको खाया और अगले दिन या अगले से अगले दिन आपका वेट 1 किलो बढ़ गया, 1 किलो डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ गया, तो मतलब उसका तो सूट मतलब नहीं करता है। वो नहीं सूट कर रहा। क्योंकि ऋचा, जो लोग कहते हैं कि हमने तो एक इतना सही तो खाया था, 1 किलो कैसे बढ़ गया, और वो वाकई पानी भरता है, वो फैट नहीं होता। 1 kg ऑफ बॉडी फैट रिक्वायर्स 7000 कैलोरीज एक्स्ट्रा। अगर आप कैलोरीज की बात करें तो अगर ये इक्वेशन वाकई सही है तो 7000 कैलोरीज कोई एक रात में तो नहीं खा लेता ना एक्स्ट्रा, वो तो एक पूरे हफ्ते की डाइट हुई। तो वो एक फुल्का या एक चीज़, एक पूरी, पीपल से अरे हमने तो पूरी खा ली इसलिए बढ़ गया। अरे कितनी उसमें कैलोरीज होंगी, 200, 300, 400, 500, लेकिन वजन वेट तो कैसे 1 आपका किलो बढ़ गया? 7000 तो नहीं बढ़ा, 1 किलो कैसे बढ़ा? इसी जी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। और हमारे देश में, मैं कहूँगी नॉर्थ इंडिया में, तो पोहा सबका बहुत पसंदीदा नाश्ता होता है। मेरा भी हमेशा से था। मेरी लाइफ में कभी वेट इशू नहीं था। अभी पिछले हाल के कुछ सालों में जब से वज़न बढ़ना शुरू हुआ, अब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद पोहा मुझे सूट नहीं कर रहा है। जब मैं पोहा खाती हूँ तो मेरा वज़न बढ़ जाता है, लेकिन जबकि सारे बचपन मैंने इतना पोहा खाया है। पोहा क्या है मतलब, जबकि एमपी में तो जाइए आप, मतलब हर दिन का नाश्ता है लोगों का। हाँ हाँ, और वो पोहा एक हमारी एक हीलिंग फूड में भी हाँ, कहलाता है। बहुत तो पसंद है मुझे। और जो बीमार होते हैं तो पोहा ही खाते हैं। लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है, पोहा से वज़न इसलिए बढ़ रहा होगा क्योंकि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ, जिसको बोलते हैं इंसुलिन मेटाबॉलिज्म, वो बिगड़ा होगा। अच्छा। तो पोहा एक हाई ग्लाइसेमिक फूड है। जैसे बहुत चावल को दबाते हैं और उसको पक जाता है तो वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में उसकी कार्बोहाइड्रेट, और बहुत तेज़ी से उसका ब्लड शुगर बढ़ता है और इंसुलिन का रिस्पॉन्स आता है ना। तो पोहा आपके लिए कितनी मात्रा में लेना है वो आपने देखना है। आप इतना सा लेंगे। अब वो जो CGMS आजकल लगाते हैं तो पता अपने आप ही समझ आ जाती है लोगों को, हमने पोहा खाया तो एकदम शुगर बढ़ी, आपने कहा मैंने पोहा खाया एकदम वेट बढ़ा, क्योंकि वो इंसुलिन बढ़ाती है। तो जो हमने कैलोरीज की बात करी, अब कार्बोहाइड्रेट, 2 थिंग्स अगर हमारी ऑडियंस को समझना है, वो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना है और इंसुलिन पर काबू करना है। इंसुलिन का मतलब आपकी कार्बोहाइड्रेट, जो हमने अनाज, जो सबसे बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, इंसुलिन रिस्पॉन्स हमने कंट्रोल करना है। तो इंसुलिन रिस्पॉन्स कंट्रोल तब होगा जब हम अपने अनाज और शुगर पर कंट्रोल करेंगे। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की हम जो बात कर रहे थे, वो हर एक के लिए, सबके लिए सेम होगी या सबके लिए अलग होगी? जो चीज़ मेरे शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, जो आप कह रही हैं कि पानी या मेरा शरीर फूल रहा है, वही आपको भी कॉज करेगा या दोनों के अलग हो सकता है? जनरली कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं, और बाय एंड लार्ज जो मैं प्रैक्टिस में देख रही हूँ, अ फ्यू थिंग्स, जैसे डेयरी है। आप वो मुझे हमें मतलब- बता दीजिए। मतलब- इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट तो नहीं, पर्सनलाइज्ड चॉइस कौन ऑफ सी ग्रेन चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं बॉडी में? कॉज करती हैं। वो तो हमने सबसे बड़ा जो कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, सबसे बड़ा जो है मॉडर्न लाइफस्टाइल्स में, वो है अनाज, अनाज, है ठीक ना। है। अनाज, उसमें कुछ अनाज ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जैसे हमने बात करी, हाँ, मॉडर्न व्हीट की, और उसके साथ साथ फिर मक्की भी और सोया भी। और कई लोग ओट्स टॉलरेट कर लेते हैं, कई लोग नहीं। अब एक आपको उदाहरण देती हूँ। एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अवेयर पेशेंट थे मेरे एस्कॉर्ट्स के दोनों के पेशेंट्स थे। तो वो उस समय उन्होंने वेट लूज़ किया अपना, बड़ा आराम से 10-12 किलो लूज़ करना था, हो गया। अब वो 30 साल या 25 साल के बाद उन्होंने दोबारा मिडिल एज में गेन करना शुरू किया। तो वो सब किस्म की डाइट कर रहे थे और अपनी तरफ से ओट्स खा रहे थे, जिसमें इट्स अ हेल्दी ग्रेन। तो उनका वेट ऑलमोस्ट 30 kgs बढ़ गया था। एक्सरसाइज डेली कर रहे थे, मतलब 7 दिन 1 घंटा उनकी रनिंग होती थी, और
ओट्स खा रहे हैं नाश्ते में और बाकी अपना नॉर्मल जो है, उन्होंने अपनी तरफ से गेहूँ छोड़ दिया था, सो बाकी सब ठीक था। अब वो मेरे पास फिर फ़ोन आया कि आप ही की डाइट चली थी तो आपको मिलना है। तो फिर मैंने जब बताया कि मैंने कहा आप इतने साल में आपने यू हैव लॉस्ट टॉलरेंस टू ओट्स, उस समय आपको सूट कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे, और बस वो कम किया, मतलब उसको हटाया, और उनका 30 किलो लिटरली 6 महीने में से भी कम में गिर गया, खट 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 कर 5-5 किलो एक अनाज बदल के, ठीक है ना। तो बेसिकली चॉइस ऑफ अनाज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे अगर आएँ तो शुगर कम करें। ठीक है, शुगर कम करें या शुगर बिल्कुल खत्म करें? मैं आपसे पूछना चाहती थी कि शुगर कितना बड़ा विलेन है हमारी लाइफ में? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। शुगर अगर 2-3 चम्मच भी ले लिए और आके आंतें सही हैं, है ना, तो आंतें अगर आपकी लीकी नहीं है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले हम लोग टॉलरेट कर लेते वाइट थे। शुगर? इट्स वाइट शुगर हो या कोई भी हो तो इतनी टॉलरेट हो जाएगी, लेकिन जब आंतें बिगड़ चुकी हैं और जो पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा बिगड़ी हैं, क्योंकि जो भी वैक्सीनेशन और जो भी कोविड और जो भी दवाइयों का असर आया वो हमारे गट पर ही आया। एक थोड़ा सा बताऊं, गट में है क्या जो हमारे को परेशान करता है? वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कीटाणु दिखते नहीं हैं, जो हमें बीमार करते हैं, जो हमारे को हेल्थ देते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये फंगाई जो है, ये इनका जो कंपोजिट मिक्सचर है हमारी गट में है, पूरी बॉडी में है लेकिन मैक्सिमम गट में है। इनको अगर आप दिमाग में प्रोसेस करो कि ये क्या है, ये हमारे लिविंग फोर्स हैं, इनविजिबल लिविंग फोर्स, लेबर, हमारी लेबर इनविजिबल जो अंदर काम कर रही है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस एंड कुछ और होते हैं। लेकिन अगर वो हम उनको ट्रीट करेंगे अच्छे से, उनकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी, वो हमारे लिए काम करेंगे, तो हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी, जिसको कहते हैं। और ये ऋचा हमारी लाइफ में नहीं, हमारी लेबर अच्छे से ट्रीट करेंगे तो हमारे लिए काम करेंगी। उसको हम अब्यूज़ करेंगे, गलत खाना खिलाएंगे, इन्फ्लेमेटरी खाना खिलाएंगे, दवाइयाँ खिलाएंगे, स्ट्रेस करेंगे, तो वो उल्टे पड़ती और वो फिर हमको बीमार करती है। और वो इन्फ्लेमेशन अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया, उसकी जो बैलेंस है उसको हमने अगर ठीक रखा, संतुलित रखा, तो हमारी गट लीकी नहीं होगी। वही लीक बन जाता है उनकी वजह से। आपने स्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ मैं आना चाहती थी। 2 चीज़ें, अच्छी नींद और अब स्ट्रेस तो सबकी ज़िंदगी में, उससे हम भाग नहीं सकते। ये या लैक ऑफ स्लीप, अगर नहीं सो पा रहे हैं या स्लीप पैटर्न्स अच्छी नहीं है, देर रात 12-1 बजे तक काम कर रहे हैं, इसका हमारे वेट लॉस पर कितना उल्टा असर पड़ता है? बहुत गंभीर। और ये मैं देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में, और पेशेंट्स को भी समझ आ जाती है, जो लोग अपनी शुगर और वेट को ट्रैक करते हैं, कि जिस रात नहीं सोएंगे ठीक से 1 किलो तक वेट बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी की रेगुलेटरी मेलेटोनिन है और जो बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स हैं, उनका जो बैलेंस है वो स्लीप से कनेक्टेड है। तो मेलेटोनिन जो है, हम स्लीप की बात करें तो मेलेटोनिन जो है वो हमारी 90% गट में है। जो कीटाणु बताए मैंने आपको, वो ही डिटर्मिन करेंगे कितना मेलेटोनिन बन रहा है। अगर आपने गलत खाया तो मेलेटोनिन दब जाता है और फिर नींद नहीं आएगी। और जो मेरे पेशेंट एक्चुअली वो मतलब जो डाइट कर रहे हैं और कहीं गलत कुछ खा लिया, तो फिर अगले बार आएंगे दुखी, क्योंकि उनकी मेलेटोनिन पूरी तरह से बनी नहीं, तो उनका वेट भी बढ़ा, नींद मतलब इफेक्ट हुई। तो मैं पहले कह देती हूँ, आपको शुगर क्रेविंग हुई होगी, आपकी एपेटाइट बढ़ी होगी, आपकी नींद बिगड़ी होगी, और वो यस तीनों पे बोलते हैं। सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो जाती है, डाइट मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, द डिज़ायर टू डाइट एंड फॉलो दैट ऑल्सो गोज़ डाउन। फिर वो लगता है हमको ये खाएं, वो लिटरली लाइक अ ड्रग इफेक्ट। ना कुछ सुनने का मन कर रहा है, ना कुछ रैशनैलिटी का, कुछ जो आपने रेजोल्यूशन की बात करी, वो दिमागी तौर पे तो है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि वो मोटिवेशन ही नहीं रहती। क्रेविंग्स पे आते कैन यू इमेजिन दिस, दैट सब कुछ अगर हम कहें एक कंट्रोल पैनल, ये हमारे कीटाणु हैं, इसको माइक्रोब्स कहते हैं, एंड माइक्रोबियल है, बढ़ेगा या नींद नहीं आएगी और यही स्ट्रेस भी बढ़ाएंगे।
उल्टा है, दोनों चीज़ें। स्ट्रेस से ये भी बिगड़ते हैं। हमने देखा कि भाई बहुत एग्ज़ाम है हो रहा है, इंटरव्यू है, तो पेट में, तो स्ट्रेस से ये बिगड़ते हैं। लेकिन ये बिगाड़ते भी, अगर ये बिगड़े हैं तो स्ट्रेस भी इनकी वजह से होता है। एंड वी सी पेशेंट्स नाउ, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे रिचा कि हम लोग स्ट्रेस के पेशेंट्स को हफ्ते 10 दिन में उनकी डाइट से ठीक कर देते हैं। एंग्जाइटी, पैनिक, हाइपर वेंटिलेशन, पसीने आ रहे हैं हाथ में, ऐसे पेशेंट आते हैं, यंगस्टर्स काम नहीं कर पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, और 2 हफ्ते में आते हैं अपनी डाइट ठीक करके और ठीक ठाक है, स्माइल कर रहे हैं, थैंक यू। तो पेट में डाइट दर्द, ठीक करने का मतलब क्या है, मैं यही समझना चाह रही हूँ। तो मैं जो अपनी प्रैक्टिस में मैंने इसको एक वो दिया है 5 P's, कैसे किसी अपनी डाइट फिक्स करें। 5 Ps, ठीक 5 है। P's। सबसे पहले तो प्लानिंग करनी है रिचा। डाइट में हम लोग सबको, मतलब सबको छोड़ देते हैं, कपड़े पहन लेंगे, टाइम की अपनी कर लेंगे, रेगुलेशन सारी अपनी मीटिंग्स प्लान करेंगे, लेकिन खाने के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं सुबह ये लेके जाऊंगी, लंच में, शाम को मेरे को बाहर जाना है, मैं क्या खाऊंगी, क्या वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। तो इसका मतलब फोकस एंड माइंडफुलनेस आनी चाहिए आपकी फूड को लेके। उसके बाद पीक हंगर टाइम, ठीक। हर का एक मैंने देखा है, एक टाइम होता है कि हम लोग सुबह तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और 5-6 बजे तक सारी वो जो सुनी सुनाई बातें हैं वो चली जाती हैं आउट ऑफ द विंडो, और हम लोग खा लेते हैं सब कुछ। सीधा ऑर्डरिंग इन और खुशबुएं से ये भी ले आओ जी, ले आओ, तो दिमाग बंद हो जाता है। आई थिंक वी आर ऑल, यू नो, इन सम वे वी कैन रिलेट टू इट। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑर्डरिंग इन ऑफिस में उसी टाइम होती है, शाम को। हाँ। तो लंच में तो खाएंगे स्प्राउट्स, सुबह खाएंगे फ्रूट्स, और मतलब वट एवर एग्स, चीला, एंड देन शाम को सब कुछ भी कुछ खा फ्री लिया, फॉर जंक ऑल। खा और लिया। फिर जब घर जाएंगे तो वो तो कंफर्ट ईटिंग चाहिए ही चाहिए। तो कभी या तो अल्कोहल भी हो जाता है, नहीं तो सीधा डिनर, और उसके बाद फिर मीठा। तो ऑल, सो बेसिकली पीक हंगर टाइम को आप एड्रेस करें। मेरी किताब है ईटिंग एट वर्क, उस टाइम को मैंने कहा है डेविल्स आर। डेविल्स आर कौन सा है ये, दोपहर का टाइम? हाँ, 5 to 7। 5 to 7 इज डेविल्स। लिटरली 4, कई कई लोगों के लिए 4, डिपेंडिंग ऑन द लंच टाइम। तो ये मेरी पेशेंट ने एक बार कहा, ये मैं उसमें सब भूल जाती हूँ, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा डिस्क्राइब करता है कि डेविल टेक्स ओवर। सो उसको एड्रेस करें, पीक हंगर टाइम को। अगर आपका पीक हंगर टाइम लंच है या कुछ है तो उसमें भी आप फोकस करें, उसमें प्रोटीन ज़रूर लें, और उसमें मैं अपने आप से अगर अनाज कम करना है तो मैं उसी टाइम बोलती हूँ कि आप अनाज खाओ, क्योंकि वो टाइम आपकी भूख का टाइम होता है। अब लंच बेशक ना खाओ, लंच में फ्रूट्स खा लो या स्प्राउट्स खा लो या सैलेड खा लो, लेकिन इस समय आप अनाज खा लो, तो आपको शांति पड़ जाएगी, फिर रात को फिर अपने आप कम खाओगे। सो एंड दैट ऑल्सो कोइंसाइड्स विद दैट 7 o'clock टाइम, नो, दैट वे यू हैव टू ईट योर ग्रेन। सो पीक हंगर टाइम का इम्पोर्टेंस समझना है और उसको प्लान करना है, एड्रेस करना है। तीसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की मात्रा अपनी डाइट में दिन में 2 बार तो ज़रूर लें। अच्छा। हाँ, और नेचुरल प्रोटीन लें, चाहे अंडा है, चाहे चीला है, चाहे चिकन है, चाहे फिश है, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर। दालें हमारे या लिए दालें हैं या आपके अंकुरित है या नट्स हैं, जो भी है, 2 प्रोटीन रिच मील्स तो प्लान करें ही करें। और उसके साथ साथ पेयर द प्रोटीन्स विद सम सब्जी और फ्रूट। चीला है तो सब्जी ले लें, दाल है तो कुछ सब्जी उसमें डाल दें या मिक्स कर लें। अपनी तरीके से खिचड़ी भी मैंने बनाई दालों की, थोड़ा सा किनवा डाला, खूब सारी सब्जी, तो वो एक प्रोटीन रिच खिचड़ी बन गई। तो यू नो, सो बेसिकली फोकस ऑन प्रोटीन्स। एंड लास्टली प्रोटेक्टिव फूड। पेयर द प्रोटीन इज़ द 4th P, एंड प्रोटेक्टिव फूड। अब इसका क्या मतलब है? ये हमारी लैंग्वेज में प्रोटेक्टिव का मतलब है जितनी भी चीज़ें आपको बीमारियों से बचाती हैं। तो जैसे आपके हो गए फल, सब्जी, जितने भी रंगीन चीज़ें हैं। आजकल एक रेनबो डाइट भी चला है, हम लोग बोलते हैं रेनबो डाइट्स, क्योंकि ये जो कलर्स हैं ये अपने आप में डिजीजेस फाइट करते हैं। अच्छा। इनको बोलते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स। इनमें कोई कैलोरीज, प्रोटीन्स की कोई वो नहीं है। जो रंग है, समझ लो आपका बीट रूट है या आपका लाल वो गाजर टमाटर है या आपका ऑरेंज कोई सब्ज़ी है या हरी है, पर्पल है, इन सब में जो कलर्स हैं और जो फ्लेवर्स हैं वो अपने आप में आपकी जीन्स को ट्रिगर करती हैं। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। फूड इज़ ऑल्सो इन्फॉर्मेशन। तो हमने बात करी इन्फ्लेमेशन की, इंसुलिन की, और ये तीसरा है इन्फॉर्मेशन। दीज सिग्नल योर जीन्स, द राइट जीन्स टू बी
एक्सप्रेस द स्लिम स्किनी जीन्स इसको बोलते हैं, सर्टुइंस करके इसका टेक्निकल नाम है, वो ट्रिगर करती हैं। तो एक मील में लास्ट मतलब प्रोटेक्टिव फूड एक मील में आप ज़रूर इसी को 80% फोकस रंगीन करो। खाना खाएं, आपकी प्लेट रंगीन रंगीन होनी रेनबो चाहिए। प्लेट बना लो, रेनबो सूप बना लो, रेनबो खिचड़ी बना लो, कुछ भी स्मूदी बना लो, लेकिन उसमें आप ज़रूर उस पर फोकस करें कि 5-7 रंग आएँ। प्रोटेक्टिव फूड्स, डेडिकेट 1 मील टू दिस ग्रुप। एंड इसमें प्रोटेक्टिव फूड में प्रोबायोटिक्स भी आ गए, प्रीबायोटिक्स भी आ गई, अब ये नाम है। बाकी अपना वाटर भी एक प्रोटेक्टिव है अपने आप में, हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है, और टी कॉफ़ी भी अपने आप में एक वो है, मतलब ग्रीन टी, माचा टी, ऑल ऑफ दीज हैव देयर ओन बेनिफिट्स। तो चाहे किसी फॉर्म में भी आप करें, एक फील्ड पे मतलब फोकस करें इस पे, ठीक है, एंड मैं यू ना कांट गो रॉन्ग। और मैं तो कहती हूँ कि ब्रेकफास्ट में अगर आपने सारी फ्रूट्स ले लिए, आपने स्मूदी ले ली, काम ख़त्म। या लंच में कर लो, जो आपकी पीक हंगर टाइम है उसको एड्रेस करो, उसके बाकी में आप प्रोटीन डालो या प्रोटेक्टिव फूड डालो। वेरी सिंपल, आई एम गिविंग यू द टूल्स विच। अच्छा, अब इसमें आपने पूछा नहीं कि अनाज कहाँ गया, है ना? अच्छा, क्योंकि आपने कहा जो अपना पीक हाँ, हंगर में थोड़ा सा अनाज ले लिया, लेकिन अनाज की भी प्लानिंग करनी है कि मैंने पीक हंगर टाइम में लेना है, या मैंने ब्रेकफास्ट में लेना है, या मैंने लंच में लेना है। अनाज पूरी तरह छोड़ना ठीक रहता है। हाँ, अगर आपकी डाइट वेल प्लान्ड है और आप अपने बाकी सब्जियां खा रहे हैं और दालें खा रहे हैं, तो तो अनाज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूर उसको एंटरटेनमेंट के लिए करिए। जब हम बाहर जा रहे हैं, आपके फेवरेट फूड्स हैं, डोसा इडली खाना है या पास्ता पिज़्ज़ा खाना है, तो जो भी है उसके लिए छोड़ दीजिए। अभी बात बताइए, क्या होता है ना, मेरे साथ भी होता है, आई एम श्योर सबके साथ होता होगा, हफ्ता 10 दिन खूब अच्छे से सब डाइट अच्छी फॉलो कर ली, वज़न भी 3-4 किलो कम हो गया, 7वें 8वें दिन एक क्रेविंग उठती है ना? वो फैट की भी हो सकती है, वो आज लगेगा अरे यार आज मीठा खाने का मन कर रहा है, या आज जंक खाने का मन कर रहा है, आज देखो 10 दिन से नहीं खाया, आज एक बर्गर तो खा ही लेते हैं या नूडल्स खा लेते हैं। ये चीटिंग ठीक है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं अगर किसी को ट्रीट कर रही हूँ सीरियसली, और मुझे ये समझ आ गया कि इसके लिए ये अनाज टॉक्सिक है, तो एक एलर्जन बन जाता है लिटरली। ट्रू एलर्जी तो अलग होती है हमारी जो एकेडमिकली, लेकिन उसको आप एलर्जन ही समझ लीजिए। अब एक एलर्जन पे चीटिंग ना करें, क्योंकि उससे इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ जाती है कि आपको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको वापस लाने में। और अगर आपने गलती से कर ली तो उसके लिए डिटॉक्स करिए और फास्टिंग करिए। अच्छा, उस दिन मतलब 2-3 दिन आपको फास्टिंग करनी है। होता अगर बिल्कुल कुछ उल्टा जंक है, या हाँ, कुछ खा लिया। और होता ऋचा वही है कि आपने गलत खा लिया तो आपकी भूख तेज़ी से बढ़ गई, मतलब और बढ़ गई, और आपकी क्रेविंग्स भी बढ़ गई, और आपका मोटिवेशन भी कम हो गया, तो आप वापस ट्रैक पे आने में ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहती, कैसे रोकें? हाँ, क्रेविंग्स को कैसे रोकें? आज अब मेरा मन कर इतना रहा है ही मीठा करिए। खाने का, लेकिन मैं कैसे रोकूं अपने आप को? जो भी अगर ये सुन रहा है, क्रेविंग्स के लिए अगर आपने शुगर पर कंट्रोल किया, अनाज पर कंट्रोल किया, अपने आप क्रेविंग भाग जाती है। वही इंसान जो कंपल्सिव खाना खाता है, जिसको मिठाई से मुक्ति नहीं मिलती, वो हर हलवाई की दुकान में वही आके कहता है 2 हफ्ते में मैंने सबके साथ बैठा था, सब खा रहे थे, मैंने खाया नहीं। तो क्या हुआ कि कुछ अंदर से ठीक होना शुरू हो गया, हीलिंग हो गई, गट की हो रही है, और 2-3 दिन में ही माइक्रोबियल हेल्थ हम चेंज कर सकते अनाज हैं। छोड़ा, मीठा छोड़ा, और उससे क्रेविंग कम हो गई, और खाएंगे जितना खाएंगे उतनी क्रेविंग बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। और वही है कि 2 मैकेनिज्म्स हैं, एक इन्फ्लेमेशन और एक इंसुलिन। इंसुलिन बढ़ाने से जितनी इंसुलिन बढ़ेगी उतनी आपकी शुगर डाउन जाएगी, उतनी क्रेविंग होगी। तो रैपिडली इन राइज ऑफ इंसुलिन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि लो ग्लाइसेमिक फूड्स। पूरी क्लास में यहाँ पे बट ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग कहते हैं दाल में भी कार्बोहाइड्रेट है, अनाज में भी कार्बोहाइड्रेट है, दोनों में ही लगभग 60% to 70% कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन हम दालों को कहते हैं कि खा लीजिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा, मतलब जो सॉल्युबल फाइबर है, जो आपकी शुगर को ब्लंट करता है, तेज़ी से शुगर नहीं बढ़ने देता, जो अनाज में नहीं है। इसीलिए जो हम डायबिटिक आटा पहले बनाते थे काले चने का, और उसमें ये सब डाल के ना, तो गेहूं के साथ साथ या गेहूं को हटा के ये सब चीज़ें डालते थे, तो उससे वो इंसुलिन जो है इतनी बढ़ती नहीं है, उससे क्रेविंग नहीं होगी। और तीसरा क्रेविंग, सेकंड जो है इन्फ्लेमेशन वाली क्रेविंग, वो एक अलग किस्म की, जो गट माइक्रोबायोम को तंग करती है। तो बेसिकली दोनों चीज़ों पर आप काबू करेंगे तो आपकी क्रेविंग अपने आप बैठ जाती है। चावल से जुड़े 2 सवाल और अगर हमने यह कहा कि अनाज चावल ही चावल खाएंगे, तो फिर वही
गलत हो जाएगा, इंसुलिन बढ़ेगी। सो क्वांटिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और इसमें मैं आपको टिप बताऊंगी कि जब आपने मतलब ये एलर्जी की बात करी, तो कई लोग कहते हैं अगले दिन कुछ नहीं हुआ। ये 2 दिन के बाद एब्सोल्युटली डिस्प्रपोर्शनेट 1 किलो हम तो जितना खींच रहे हैं कवर वेट उसके बाद बढ़ गया। इसको बोलते हैं डिलेड फूड इंटॉलरेंस। अच्छा। डिलेड फूड इंटॉलरेंस का मतलब है कि मुझे उस दिन कुछ नहीं हुआ, अगले दिन कुछ नहीं हुआ, अगले के अगले दिन हुआ, क्योंकि वो पीक करता है। जैसे कोविड में हमने एक्सपोजर वायरस पे आज हुआ तो सिम्टम्स उसी दिन नहीं आए, क्योंकि वो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लग रहा है उसके अगेंस्ट, तो फिर वो सेकेंड या थर्ड डे पे पीक करते हैं। तो लाइक दैट पीपल समटाइम्स डोंट कनेक्ट द डॉट्स कि ये क्या हुआ, so this is very important. People who are trying to lose weight, they must be aware कि इसका impact can peak after 2-3 days. इसी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे वो लाइफस्टाइल से भी जुड़ा हुआ है आजकल और प्रोफेशन से भी। जो लोग जैसे नाइट शिफ्ट में हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, सुबह अगले दिन जाके घर पर सो रहे हैं, और दूसरा आजकल जो यंगस्टर्स हैं रात में टीवी देख रहे हैं बहुत देर तक, या अपना कुछ बिंज वॉच कर रहे हैं, ओटीटी देख रहे हैं, वो अब उन्हें 12 बजे भी कुछ खाना है, जंक खाना है, तो ये इस तरह के लोग क्या करें? ये इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। जो अपने आप में नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं उनके लिए तो वी नो व्हाट वी कैन डू, बट द एक्सेस टू फूड एट दैट आवर टुडे आजकल तो मिल जाता है सब। एब्सोल्युटली सो चैलेंजिंग, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल देम। एंड मतलब ये है कि जैसे आपने ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोला, तो उसमें तो हमने देखा है कि वही डाइट वही आदमी अगर नाइट शिफ्ट कर रहा है तो 1 साल में 10 किलो वेट बढ़ जाता है, और उनकी जो डायबिटीज़ और वो सब जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो होता है, और वो चीज़ें रियल हैं, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड। तो इसलिए मेरा जो पेशेंट्स जो आते हैं उनको हम सीधा ये बोलते हैं कि आप अपना एक मील जो है 12 से लेके 2 बजे तक, दोपहर से ले लें, 12 से 3 ले लें, जो भी आपका उठते हैं तो आप उस समय एक मील खाइए। जाने से पहले 6 या 7 बजे तक आप अपना सेकेंड मील ले लें। एट द वर्क प्लेस ओनली फ्लूइड्स and tea, coffee or whatever, and some snacks, light snacks, या fruit. That works, and it works very well, and it doesn't cause the damage which जो हमारे इसमें हो जाता है because of timing. और जो ये click of the button आपके घर पे पूरा एक थाली की थाली पहुंच सकती है आपके कभी भी 12 बजे और कुछ भी, चाहे समोसा हो चाहे बर्गर हो, और वो उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है। उसके लिए तो यही है कि आपको समझना पड़ेगा आपकी बॉडी, बिकॉज वो इतना गलत खाना होता है। एक तो द नेचर ऑफ द फूड आउटसाइड उसमें क्या क्या होता है। एक तो न्यूट्रिशन बहुत लो होती है, और ऊपर से एडिटिव्स होते हैं जो हमारी गट के लिए बहुत नुकसान वाले हैं, जैसे प्रेजर्वेटिव्स हैं, फ्लेवर एनहांसर्स हैं, और भी बहुत चीज़ें, कलर्स वगैरह होते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो एक तो डैमेजिंग फूड है, टॉक्सिक फूड है, और दूसरा आप उसको गलत टाइम पे खा रहे हैं जब आपकी बॉडी बिल्कुल रेडी नहीं है खाने के लिए। जैसे आपने एक ट्रक में लोड करा, लेकिन वो इतने गलत टाइम पे वो चलेगी ही नहीं, तो इतना उसका भयानक मतलब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका वेट कोविड के टाइम तक तो बिल्कुल ठीक था, बट ये सब वहाँ पे शुरू हुआ। तो एक पेशेंट ने मेरी इतना हद से भी हद हो गई, उसके पेरेंट्स ने उसका जो पिज़्ज़ा वो कूड़े में डाल दिया, डब्बे में, कि अब तुम नहीं खाओगी, तब भी कूड़े से निकाल के खाया। मतलब इस लेवल ऑफ एडिक्शन। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, एंड वो अभी तक वी आर स्टिल वर्किंग विद दैट लेडी. It's not easy, but you have to make the youngsters understand the damage of eating food at that hour and ordering in at that hour. चावल, मुझे चावल बहुत पसंद है, इसलिए उससे जुड़ा आप सवाल पूछ रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं जैसे बासा चावल, अगर आप मतलब एकदम फ्रेश मत खाइए, बासा चावल खाइए अगले दिन, तो वो शायद बेहतर होता है। और दूसरा वो जो हम लोग व्रत में समा का चावल जिसको बोलते हैं, वो हालांकि वो मिलेट्स है, क्या ये जो नॉर्मल चावल है उसके बजाय ये दोनों चीज़ें ली जाएं तो? सामक चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बेटर है कंपेयर टू रेगुलर राइस. अच्छा. इट इज़ 50 प्लस, तो इट इज़ वेरी गुड. एनीथिंग विच इज़ मोर देन 50 इज़ हाई, विच इज़ लेस देन 50 इज़ ओके. तो सामक इज़ इन दैट कैटेगरी एंड इट हैज़ गुड सर्टन काइंड्स ऑफ फाइबर्स. तो वो, और उसमें ग्लूटेन तो है ही नहीं, तो वो आपको सूट करेगा. लेकिन फिर वही बात आ गई, सामक ही खाएंगे क्या, कितना खाएंगे? एक रोटी के बराबर इतना सा, मतलब लिटरली एक मुट्ठी, एक, हाँ, एक कड़छी पक्का हुआ,
इतना सा तो पेट पेट नहीं तो नहीं भरे। भरेगा। तो सलाद चाहिए, गाजर, खीरा, मूली, बीटरूट, जो भी टमाटर आप खाएं उसको खाएं और उसको फिर साइड में लें। तो सामक की बात हो गई। और जो आपने पूछा बासा चावल। बासा चावल की जो बात है, वो एक बासा आलू हो तो कुछ भी, जैसे ये स्टार्चेस में अगर आप उसको रेफ्रिजरेट करते हैं तो द नेचर ऑफ द स्टार्च बिकम्स रेजिस्टेंट स्टार्च। रेजिस्टेंट स्टार्च अपने आप में एक उसका ग्लाइसेमिक वैल्यू और उसकी जो गट में इफेक्ट है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। इट बिकम्स लाइक अ प्रीबायोटिक। ओह, हाँ, उसके ऊपर दैट इज़ फूड फॉर आवर गुड बैक्टीरिया, गुड माइक्रोबायोम। So food for the good microbiome is prebiotic. Probiotic is the good bacteria which we can take through supplements and through foods. And prebiotic जो है वो हमारी खाना है इन कीटाणु का। तो प्रीबायोटिक सारे फाइबर्स हैं, रेजिस्टेंट स्टार्चेस हैं, तो ये बन जाता है तो प्रीबायोटिक। मतलब बासा चावल, बासा आलू हाँ, खाएं तो बेहतर होगा। बेहतर है। थोड़ा सा नुकसान शायद कम हो सकता है। डेफिनेटली और कन्वीनियंट भी है। अच्छा, तो अब मैं एक काम करती हूँ, कुछ कुछ चीज़ों का नाम लूँगी, उसमें यस मतलब कि रोज़ खा सकते हैं, ठीक ठाक मात्रा में खा सकते हैं, नो मतलब बिल्कुल नहीं खा सकते, और मे बी मतलब आप समझ लीजिए कि कभी कभार खा सकते हैं, उतना चल जाएगा। ठीक है, तो यस नो मे बी। दूध, इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। येस एंड नो डिपेंड। अगर देखो नो किसके लिए है दूध? थोड़ा किसको सा इसमें विस्तार में बोलूँ इसमें, क्योंकि दूध एक में अलग अलग एक लैक्टोज है और एक मिल्क प्रोटीन है। बाय विद अ लॉट ऑफ पीपल एज के हिसाब से लैक्टोज की जो डाइजेशन की एंजाइम है लैक्टेज, वो कम हो जाती है तो नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो दूध और मात्रा अगर चाय में ले लेंगे लेकिन एक गिलास नहीं ले सकते, तो इसमें क्वांटिटी भी आ गई और पर्सन भी आ गया। और कई लोग जो है वो 80 साल तक भी दूध पीते हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, तो उनकी आंतों और उनके माइक्रोबियल हेल्थ पे डिपेंड करता है। बट एक चम्मच गांव में अगर तो हम सभी लोग दूध चाय पी में रहे लेते हैं तो वो तो कोई ठीक है, नुकसान वो तो कोई नहीं है, अनलेस यू हैव अ प्रॉब्लम। मतलब अगर आपको डेयरी एलर्जी है तो या मिल्क प्रोटीन से, तो कई लोगों को शुरू शुरू में उतना भी नहीं बर्दाश्त होता, और जैसे जैसे गट हील होती है तो आपकी टॉलरेंस भी बढ़ती है। सो आई जस्ट से इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। और चाय कॉफ़ी कॉफी कितनी दिन में जैसे कितना ठीक है? 2-3 कप आराम से पीजिए, इतनी कोई अच्छा, गिल्ट। क्योंकि हाँ आजकल तो एकदम चाय को बिल्कुल मना कर देते हैं, और हम लोग कल्चरली इतना चाय के हाँ, और एडिक्टेड है। वो प्लीज़ उसमें कोई वो नहीं है कमी करने की ज़रूरत। बट हाँ, शुगर और दूध वाली दूध, चाय हाँ पी सकते हैं? दूध कम डाल के। हाँ। हाँ बिल्कुल। और ग्रीन टी और माचा टी तो अपने आप में वेट लॉस के लिए अच्छी हैं। नहीं, बट जिन लोगों को अच्छी प्रॉपर देसी चाय तो चाहिए, 2 वो लीजिए, 2 कप या पी 3। सकते हाँ, हैं। बट एक नाम को यहाँ पे भी चाय के नाम पे बहुत मिसलीडिंग हो जाता है कि पंजाब में चाय में क्या कहते हैं, वो दूध के अंदर पत्ती बॉईल करके दे देते हैं, उसमें पानी होता ही नहीं है। वो नहीं करना हाँ, चाहिए। वो नहीं, वो तो चाय नहीं मानी जाएगी। दही, गुड फॉर मोस्ट पीपल। अच्छा, किसी के लिए ख़राब भी होता है दही? हाँ, जिनकी मतलब जिनकी लीकी गट है और या जिनकी दर्दें हैं, वो हमारे आयुर्वेदिक के साथ भी बहुत अच्छा मैच करता है ये कॉन्सेप्ट, कि कई लोग मतलब दही नहीं टॉलरेट कर सकते, जिनको इन्फ्लेमेशन है या जिनको दर्दें हैं, तो उनके लिए दही ठीक नहीं है। कम मतलब इट्स नॉट एन एलर्जी, बट वो उनको नहीं लेना चाहिए। और बाय एंड लार्ज सभी ले सकते हैं। और अगर आप बहुत ही रेजिस्टेंट आपका वेट है, आपको प्रॉब्लम, तो उसको कुछ देर हटाना भी पड़ता है। ठीक है। आलू, सभी ले सकते हैं, बट अगर डायबिटिक कहते हैं है, आलू खाएंगे ज़्यादा तो मोटे होंगे। हाँ तो वही ना, सभी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या आप वेट लॉस के उस पे जा रहे हैं तो आलू कम, और वही बॉईल करके उसको मतलब ठंडा करके लें। घी, सभी के लिए अच्छा है, अनलेस यू हैव सम एलर्जी। वेरी फ्यू पीपल हैव दैट। फॉर इट मोस्ट पीपल लाइक घी इज वंडरफुल, एंड वी डोंट इंक्लूड इट इन डेयरी व्हेन वी डू आवर व्हेन वी काउंसल। बटर एंड घी हम लोग अलाउ करते हैं। बटर घी अलाउ करते हैं, मक्खन घर का मेरे सफेद तो मक्खन। कई पेशेंट्स को मैं वेट लॉस के लिए जो आते हैं उनकी शुरुआत ही घी से करती हूँ, क्योंकि वो आंतों के लिए फ्यूल है। ब्यूटरेट करके एक हमारी जो गट लाइनिंग को रिपेयर के लिए ब्यूटरेट की ज़रूरत है, वो बटर और घी में होती है। तो जैसे अगर उस समय जब कोविड हुआ था तो बहुत लोग ने कहा कुछ ये हो रहा है, याददाश्त ख़त्म हो गई, ब्रेन फॉग हो गई, फील नहीं अच्छा, वीकनेस नहीं, तो बस घी खिलाओ और 2 हफ्ते में ठीक। अच्छा, पुराने लोग But- तो बहुत खाते थे, हम लोगों के फिर बाद में एक बार बीच में एक दौर आया जब घी को एकदम विलन बना दिया गया। फैट तो को ही सबने विलेन छोड़ बना दिया दिया, फैट, कोलेस्ट्रॉल बना दिया उसमें, और उसकी बजाय क्या रिप्लेस किया? सबसे टॉक्सिक वनस्पति और रिफाइंड ऑयल्स।
तो आपके हिसाब से रिफाइंड ऑयल्स अच्छे नहीं होते? बिल्कुल उनमें कुछ बचता ही नहीं है ना, खाली फैट ही फैट बचता है। सो रिफाइंड ऑयल्स के बजाय कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लें, तब तो गुड उसकी जो गुडनेस है ऑयल की वो आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना 2-3 तरह के लोग जो कुछ किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके लिए मैं सिर्फ़ आपसे पूछना चाहूँगी कि उनकी थाली से क्या चीज़ एकदम हट जानी चाहिए, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ ऐड हो जाना चाहिए? थायरॉइड। थायराइड के लिए तो जनरली अनाज जो है वो बिल्कुल कम होना चाहिए, और गेहूँ और सोयाबीन, मक्की और ओट्स, मैं तो साबूदाना भी मना करती हूँ, ये अच्छा। हटा दें। और एमरंथ भी हम लोग मना कर देते हैं, लोग नहीं टॉलरेट करते। ब्रोकली इज़ ऑन द एज, मैं जनरली किसी को मना करने की ज़रूरत नहीं समझी। एक्सेसिव ना लें ब्रोकली, ठीक है। और सोया तो बिल्कुल भी ना लें। बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, और क्या ऐड करें? इसमें फिर आप वही जो ब्राइटली कलर्ड वेजिटेबल्स हैं और प्रोबायोटिक फूड्स हैं और सप्लीमेंट्स ऐड करें। ठीक है। हार्ट पेशेंट्स? हार्ट पेशेंट्स के लिए तो बेसिकली सारी, जैसे हमने बताया, वो प्रोटीन्स एंड सब्जियां और अनाज की मात्रा कम, और शुगर ये कम करें। कम करना है। कैंसर? एक्चुअली जो मैंने थायराइड के लिए बताया और जो मैंने हार्ट पेशेंट के लिए बताया, वो सब कुछ मिला के कैंसर के लिए भी वही है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, और इम्यूनिटी मतलब बना इम्यून बूस्टिंग फूड्स लेने हैं, जिसमें हमारा आ गया गिलोई, हल्दी, एलोवेरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, ओमेगा 3 फैट्स। हार्ट के लिए आपने पूछा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फैट सबसे ज़्यादा जो है हमारा, वो फैट है। जो हम फैट की बात कर रहे थे ना कि गुड फैट्स, उसमें ओमेगा 3 जो होता है वो मछली का तो तेल होता है, वो अपने आप में सबसे पावरफुल फूड है एंटी इन्फ्लेमेटरी। आफ्टर दैट देयर इज हल्दी, देयर इज एलोवेरा, देयर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, बट ये इतना इस पे रिसर्च हुई, ये कैसे हमें इसके बारे में जागरूकता हुई, वाज व्हेन एस्किमोज, जिनकी डाइट में ऑलमोस्ट 60% वेल मीट होता था, वो ब्लबर जो होता है, वो इतना मीट खाते थे फिश का, और उसमें ये फैट होता था, और उनकी कम्युनिटी में ना हार्ट डिजीज़ देखी गई, ना आर्थराइटिस, कोई इन्फ्लेमेशन वाली चीज़, डिप्रेशन, ये चीज़ें उनको वहाँ पे होती नहीं थी। दे वर नॉट फॉलोइंग अ प्रे टू एनी ऑफ दीज। फिर साइंटिस्ट ने जब यही एस्किमोज को मेन लैंड में लेके आए, तो जब वेस्टर्न डाइट खाई, तो उनमें भी वही 5-7 साल में हार्ट डिजीज़ होनी शुरू हो गई। 10 साल उन्होंने देखा वही हार्ट डिजीज़ का भी प्रीडिस्पोजिशन, मतलब एक्चुअल होना। तो देन दे रियलाइज़ कि ये क्या है, कुछ इनकी डाइट में ही कुछ प्रोटेक्शन है, और फिर ये पता किया गया कि ये प्रोटेक्टिव फैट्स इनकी फैट में है। बट शाकाहारी लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए एक प्रिकर्सर होता है जो ये बनाता है हमारी बॉडी में। प्रिकर्सर्स हैं चिया सीड्स में, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स में, अलसी, अलसी, ये भी इतनी कॉमन हमारी चीज़ें हैं, और सेसमी ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ओमेगा 3 फैट देता है। तो उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी हैं और ओमेगा 3 फैट्स भी हैं। बोथ आर वेरी गुड फॉर अस, फॉर द हार्ट हेल्थ। एंड कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी का लेंगे तो इट इज़ रियली हार्ट हेल्दी। कुछ लोग कहते हैं कि इसे तेल को भी अगर आप बहुत देर कढ़ाई में बहुत तेज जलाते हो बहुत देर, तो वो उसकी नुकसान गुडनेस करता कम हो जाती है ना। बिल्कुल, कुछ चीज़ें टूट जाती हैं उसमें, जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो वो हाई हीट ना करें। और एक और इसमें से सवाल उठता है कि फ्राइड बिल्कुल ना खाएं, तो ये भी एक मिथ है। लाइक फ्राइड खाएं, कम खाएं। फ्राइड फूड में काफ़ी कुछ गुडनेस कम हो जाती है, लेकिन जैसे आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, अगर आपने पकौड़े खाने हैं तो आप उसको अपने घर में सरसों के तेल में या कोई और ऐसा तिल का तेल जो भी आप कोल्ड प्रेस यूज़ करते हैं उसमें फ्राई करिए, और उसमें एक्सेसिव जो तेल है वो उसको निकाल के आप खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो एक हमारे पास एयर फ्रायर भी आ गया है। मैं आपसे पूछना थी आजकल एयर फ्रायर्स का कॉन्सेप्ट, क्या उसकी इतनी ज़रूरत है जब आप कह रही हैं कि भाई थोड़ा नहीं, fat तो लेना उसमें चाहिए? क्या करते हैं हम, फ्राई भी किया तो उसको एयर फ्रायर में डाल देंगे तो वो तेल काफ़ी निकल जाता है उसके अंदर, अच्छा, एकदम क्रिस्प हो जाता है और एक्स्ट्रा तेल निकल आता है। सो और नहीं तो आप एयर फ्रायर ही करें। जैसे वड़ा है, वड़े को लोग कहते हैं कि अनहेल्दी है, लेकिन बिकॉज इट्स फ्राइड, आप उसको मतलब फ्राई करें। हाँ, और उसको ब्लॉट कर दीजिए ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो, और फिर वो ऑयल को रीयूज़ ना करें, तेल को वो दोबारा हाँ, यूज़ नहीं करना तो फ्रेश ऑयल में आप फ्राई करें और इसको चाहिए। हेल्दी तेल एक फ्राई। बार इस्तेमाल किया फिर हर बार फेंकते रहें, दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए तेल? नहीं, उसको फिर आप किसी तरह डिस्कार्ड कर दें। अच्छा, या उसको उसी टाइम यूज़ कर लिया, ज़्यादा उसको वो नहीं किया, स्टोर नहीं किया। ऐसा क्यों, मतलब कि उससे क्या प्रॉब्लम? उसमें बहुत कंपाउंड्स बन जाते हैं
they are almost cancer causing. They are तो घर में जो तेल हम लोग रख लेते हैं कि एक आज यूज़ हुआ फिर कल भी यूज़ हो गया, हाँ, वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं. सो एक्रोलीन है और काफ़ी हैं, तो बेसिकली वो डीनेचर हो जाता है. और वो जो हलवाई वाला जो है कमर्शियल, वो तो बिल्कुल ना लें, वो ना लें. और इसमें ट्रांस फैट्स अगर आप उतना फ्राई करते चले जाएंगे तो ट्रांस फैट्स जो मैंने बताया था वो जो वनस्पति में भी होते हैं वो बन जाते हैं. वो भी मतलब टॉक्सिक फैट्स का और टॉक्सिक कंपाउंड्स उसमें बन जाते हैं, तो वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं. ठीक है. इतनी सारी बातें मुझे लगता है क्योंकि मैं भी मुझे लग रहा है कि मैं वेट लॉस जर्नी पे चल रही हूँ, बट तो इसको ऐसा कर लेते हैं, क्विक रिकैप ही कर देते हैं चलते चलते. हाँ. जितने लोगों ने, हमारे व्यूअर्स ने हाँ. न्यू ईयर रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग मी बनाया है कि भाई कम से कम 5 किलो वजन हम सबको कम करना है, कम से कम, वो सारे लोग क्या करें जो क्योंकि अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आपने कही कि किसी को सूट करेगी किसी को नहीं करेगी इस तरह से, तो वो तो अपने आप एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा. बट कोई चीज़ जो हम सब लोग या तो बिल्कुल ही छोड़ दें या शुरू करें अपनी लाइफ में खाने में, तो वो यूनिफॉर्म चीज़ें क्या होंगी? 5 कोई टिप्स आप क्या देना चाहेंगी? तो अगर आप जैसे ब्रेड या रोटी या पास्ता पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें खाते हैं, उन चीज़ों को आप रिप्लेस कर दें बाय चीला या बिस्सी रोटी, बेसन की रोटी. अच्छा. और उसके साथ आप थोड़ा सा ज्वार या मिलेट मिला लें, तो वो एक फर्स्ट स्टेप होगा. दूसरा, अपना जो प्रोटीन पर फोकस करें. 2 टाइम प्रोटीन ज़रूर खाएं, चाहे आप नॉन वेज हैं तो आप अपनी तरफ से एग फिश चिकन वो खा सकते हैं, और नहीं तो आप स्प्राउट्स या दाल या वो प्रोटीन जो मिस्सी रोटी है वो अपने आप में प्रोटीन बन जाती है ना, तो वो हो गया. और एक मील में आप खाली सब्जियां या फल या सूप या स्मूदी इस किस्म की चीज़ लें. तो साथ साथ जब भूख लगे तो क्या लें, उसमें नट्स हैं, मखाने हैं, चने हैं, और इस किस्म की सीड्स वगैरह होते हैं जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसको आप लें या फ्रेश फ्रूट लें. तो और हाइड्रेशन पूरी रखें. और जिन लोगों को बहुत जैसे क्रेविंग्स होती हैं और नहीं, तो चाय कॉफ़ी ज़रूर ले लें, दे हेल्प इन क्रेविंग्स. जैसे कप ऑफ कॉफ़ी एंड उसके अंदर आप थोड़ा सा घी या मक्खन भी डाल दें तो वो और भी आपको फ़ायदा करेगी, आपकी क्रेविंग ख़त्म करती है. बट दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन डाइजेशन. अगर आप ले पाएँ तो बहुत अच्छा है. और एक कच्ची सब्जियों पर फोकस करें. जिन लोगों का हाजमा अलाउ करता है तो कच्ची सब्जियां अपने आप में एंजाइम रिच होती हैं, वो आपकी क्रेविंग्स कम करती है. तो जैसे वेजिटेबल जूस हो गया या सलाद हो गया, चाहे घिस के लें चाहे काट के लें, जैसे भी लें, तो उसको आप अपने मील्स में ज़रूर डालें. तो सब्जियां और प्रोटीन्स का सेवन करें और अनाज को रिप्लेस कर दें बाय आइदर दाल्स और चीलास. और जब लेना है तो उसकी मात्रा कंट्रोल करके 1 टाइम लें, ज़रूरी नहीं है कि 2 टाइम लें, और 3 टाइम तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. ठीक है. और खाना अर्ली खाएं. सो नेट व्हाट यू ईट, how much you eat, how you eat and when you eat, and don't forget to fast. कभी कभी अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट भी देना होता है, अपने डाइजेशन को थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है. आखिरी सवाल जो मैंने बीच में भी पूछा था कि दिन में 2 बार 2 मील्स या वो हर 2-2 घंटे पे मील्स, आप वेट लॉस के लिए किसको रेकमेंड करती हैं? ये एक मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है, कई लोग 2 मील्स में चलता है, 3 मील्स 8 आवर विंडो में भी यू कैन ईट थ्राइस और ट्वाइस. बट मैं अपने आप ही नहीं कर पाती, मुझे फ्रीक्वेंटली चाहिए, क्योंकि हम लोग की सिटिंग जॉब है. हम लोग एक टाइम पे ज़्यादा खा लेंगे तो मुझे तो मतलब आई फील वेरी, आई डोंट लाइक द फीलिंग ऑफ फीलिंग हैवी. सो आई नीड टू ईट एवरी 2-3 आवर्स. अच्छा. So, but I may eat small and then 1 meal. So it is depending on your जो आपको ठीक लगे. बट जो भी खाएं वो सही होना चाहिए, और उसको प्लानिंग के साथ. आपके पास अगर स्नैक चाहिए तो स्नैक आपका प्लान्ड होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, आपके डब्बे में होना चाहिए. और कई लोगों को तो मैं ये भी बोलती हूँ जो काम पे जाते हैं कि भैया 2 टिफ़िन ले लो. मतलब लंच लेके आते हैं ना लोग, ब्रेकफास्ट खा के आते हैं, लंच पैक करते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं करते. तो आप अपना जो डेवल्स आर जो हमने बोला था उसको भी 5 से 7 बजे के लिए कुछ करिए. हाँ. और कभी उल्टा कर दीजिए, कभी आप अपना 5 से 7 अपना लंच वाला जो मेन्यू है वो खाइए, और लंच टाइम में आप अपनी प्रोटेक्टिव प्लेट कर लीजिए, या चाय कॉफ़ी के साथ कुछ मखाने और उससे चने वगैरह कुछ खा लिए. सो वेरी सिंपल थिंग्स, इसमें कोई बहुत ज़्यादा. बट क्योंकि हम वी आर लूजिंग दिस वॉर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पर्सनलाइज्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है. वो वन साइज़ फिट ऑल नहीं होता. बट एंड एक और है, जर्नलिंग करें, लिखें क्या खा रहे हैं. कई बार हम लोग
आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, तो उससे लिखने से आपको और उसके साथ साथ अपने आप को वेट Weigh करें, वे रोज़ करें वज़न daily। लें, हाँ। किस चीज़ से बढ़ा, किस चीज़ से कम हुआ, क्या हुआ, तो वो भी इंटरप्रिटेशन एक लर्निंग है। इट्स अ वेरी एम्पावरिंग टूल। क्या बात है। देखिए, तो आज हमारी कोशिश थी कि आपको इतनी सारी जानकारी हम दिला दें कि हर साल की तरह जो पिछले साल आपका रेजोल्यूशन कहीं रुक गया था ना, जनवरी फरवरी मार्च तक आते आते, वो इस साल ना रुके। एक रिमाइंडर रहेगा ये, जब आप चाहें वापस आकर ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच ईशी जी हमसे बात It's करने a के लिए। pleasure and I use this opportunity also to tell the viewers that मेरी एक किताब जो लेटेस्ट वाली है उसका टाइटल है 4G कोड टू गुड हेल्थ। 4G कोड टू गुड हेल्थ, गट, गर्थ, ग्लूटेन एंड ग्लूकोज और ग्रेन्स एंड ग्लूकोज। तो बेसिकली जो 4 G's हैं आपने उनको फोकस करना है अगर आपने अपनी हेल्थ को रिकवर करना है, अपने वेट पर काबू पाना है, कोई भी बीमारी हो उस पर अगर आपने कंट्रोल करना है तो ये 4 G's बहुत ज़रूरी हैं। तो गट की तो हमने बात करी, माइक्रोबायोम की, क्या फूड्स गट को डिस्टर्ब करते हैं। गर्थ का मतलब एक अपना घेरा, उसको भी आपको काबू पाना है। और फॉर इंडियंस जो है WHO के अकॉर्डिंगली 30 मतलब समझ लीजिए 80 सेंटीमीटर से कम विमेन का होना चाहिए और 90 सेंटीमीटर size। वेस्ट साइज जो घेरा है वो 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो कोशिश करें कि इसके आसपास ही रहें। और इसके साथ साथ ग्रेन्स की हमने बात कर ली, चॉइस ऑफ ग्रेन्स एंड शुगर्स। ग्लूकोज का मतलब शुगर्स ज़रूरी नहीं है कि खाली शुगर की बात करें इसमें, इवन अनाज इज़ 1 स्टेप अवे फ्रॉम शुगर। सो ग्लूकोज इन ऑल फॉर्म्स, चावल भी आप चबाते जाएंगे तो वो ग्लूकोज ही है बॉडी के लिए। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, शुगर्स, फ्रूट शुगर्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड, उस पर भी आप गौर करें। देखिए, थैंक यू कहते कहते भी सवाल आ जा रहा है, क्या वाइट शुगर से ज़्यादा आजकल जो खांड कहते हैं वो एक क्या बेटर ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट? डेफिनेटली जो हमारी वाइट शुगर है वो हमारी आंतों के लिए वो गंदे खराब वाले माइक्रोब्स को ब्रीड करती है कंपेयर टू से हनी और जैगरी और खांड, फॉर श्योर। एंड हमारी डेट्स भी हैं और ड्राई फ्रूट्स भी और होते हैं जैसे किशमिश है और एप्रिकॉट है, फिग्स हैं, जो ऑल दीज स्वीट फ्रूट्स जो ड्राइड हैं वो अपने आप में नुकसान नहीं करेंगे अगर उनको आप ठीक मात्रा में लें। बहुत बहुत शुक्रिया ईशी जी, आप हमारे शो पर प्लेजर फिर एक बार प्लेजर। कभी फिर मिलेंगे। Yes. प्रॉब्ली आधा साल निकलने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितने व्यूअर्स का रेजोल्यूशन चल रहा है या नहीं। ऑडिट द इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।